हमने एसपी का चैप्टर नंबर 1 यानी कि इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस को स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग अभी तक क्या क्या स्टडी कर चुके हैं। तो देखो बच्चों, आपको बताती हूँ, जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस को देखा था। फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या देखा था बच्चों, तो फिक्स्ड कैपिटल के बारे में जाना था, है ना, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फिक्स्ड कैपिटल के रिक्वायरमेंट को। ठीक है, ये मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग किसकी बात करेंगे, तो वर्किंग कैपिटल की। ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू किया जाए। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है। तो देखो बच्चों, आपको बताती हूँ, जो आपके करंट असेट्स होते हैं ना, करंट असेट्स मतलब क्या, जो आपके बिजनेस में 1 साल से कम टाइम के लिए रहते हैं, ऐसे असेट्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, करंट असेट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स हो गया, है ना, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं क्या वो पूरा मतलब सालों साल आपके बिजनेस में रहते हैं, नहीं। आप जब रॉ मटेरियल खरीदते हो तो उसका प्रोडक्शन प्रोसेस में आप यूज़ करते हो, तो यूज़ करते जाओगे तो वो ख़त्म होते जाएगा, बराबर। तो रॉ मटेरियल के लिए जिस कैपिटल का आपने यूज़ किया उस कैपिटल को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, यस वेरी गुड, बताइए क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल। यानी बिजनेस में जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, तो उनको परफॉर्म करने के लिए जो भी पैसा हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी कैपिटल लगाते हैं, उसी को हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। समझेगी नहीं, देखो यहाँ पे वही दिया है कि वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज टू कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस की जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं उनको मैनेज करने के लिए वर्किंग कैपिटल का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा क्या दिया है, आफ्टर एस्टिमेटिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस फर्म इट इज नेसेसरी टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट वुड बी नीडेड टू एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस फर्म। देखो बच्चों, एक बार आपने ये समझ लिया कि हमें फिक्स्ड कैपिटल कितना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो आपने समझ ली। अब उसके बाद से आपको वर्किंग कैपिटल का भी इंतजाम करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपके जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे से होती रहें, ठीक है, स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे आपके बिजनेस की, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग थोड़ा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने गुड्स बनाया, ठीक है, तो जब भी आप गुड्स का प्रोडक्शन करोगे तो ऐसा ज़रूरी थोड़े ना है कि प्रोडक्शन होते होते ही वो बिक जाएगा, तुरंत आपके पास पैसा आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। थोड़े टाइम बाद वो बिकता है, या फिर अगर कोई कस्टमर लेगा भी तो हो सकता है कि वो क्रेडिट पे ले, तुरंत आपके पास पैसा ना आए। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उतना कैपिटल, वर्किंग कैपिटल अरेंज करके रखना पड़ेगा कि अगर आपके पास पैसा नहीं आता है तो भी आपके पास इतना पैसा है कि आप क्या कर सकते हो, जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनको मेंटेन करके रख सकते हो। ठीक है, तो ये होता है बच्चों वर्किंग कैपिटल। चलिए यहाँ पे, अच्छा, वर्किंग कैपिटल का यहाँ पे एक बड़ा ही अच्छा साइकिल दिया है। तो ये जो वर्किंग कैपिटल है ना बच्चों, ये मतलब कैसा होता है, सर्कुलेटिंग, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, यानी एक साइकिल के जैसे होता है। जैसे आप इधर समझिएगा, ठीक है, इसमें ना देखो, मैं आपको बताती हूँ, सुनो। जैसे आपके पास कैश है, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो कैश है उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाएंगे, कैश को नहीं लगाएंगे, उससे रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, फिर रॉ मटेरियल को हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाएंगे, ठीक है, फिर प्रोडक्शन के बाद हमारा गुड्स बन करके तैयार होगा, उसके बाद से क्या होगा, बेचा जाएगा मार्केट में, है ना, सेल्स होगा। तो जब बेचा जाएगा तो उसके बाद हमारे पास पैसा आएगा। देखो यहाँ पे ये साइकिल चला कि नहीं, देखो आपको इधर लिख करके बताऊंगी ना, अच्छे से समझेगा। जैसे कि आपके पास क्या है बच्चों, कैश है, सी फॉर कैश, ठीक है। अब कैश से आपने क्या किया बच्चों, रॉ मटेरियल्स परचेज किया, राइट, फिर रॉ मटेरियल को हमने प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाया, बराबर, प्रोडक्शन प्रोसेस से फिनिश्ड गुड्स यहाँ पे बन करके तैयार हुआ, जिसको हमने मार्केट में ले जा करके सेल किया। आप सेल करोगे तो आपके पास पैसा आएगा। अब अगेन पैसे का यूज आप किसके लिए करोगे, रॉ मटेरियल खरीदोगे, फिर उसके बाद प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाओगे, फिर फिनिश गुड्स बनेगा फाइनली, और फिर उसको आप सेल करोगे। यानी ये एक साइकिल की तरीका, मतलब साइकिल की तरह होता है आपका वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए। और इस प्रकार से अगर आपसे कभी वर्किंग कैपिटल के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा ना, तो आप इस तरीके से पूरा साइकिल बना करके बता सकते हो कि कैश है, फिर उसका रॉ मटेरियल परचेज किया, फिर उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाया, आफ्टर दैट फिनिश गुड्स बना। ठीक है, याद कर लो, कभी आया ना शॉर्ट नोट वगैरह में तो आप लिख सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो जो फिनिश गुड्स है उसको फिर से आपने बाजार में बेच दिया और आपको पैसे मिल गए, यानी ये जो साइकिल है वो चलते ही रहता है। ठीक है बच्चों, चलिए अभी हम लोग यहाँ पे कुछ फैक्टर्स देखेंगे जो अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखा जाए,
यहाँ पे लगभग यस टोटल 10 पॉइंट्स हैं। चलो इजी है, आपको समझेगा, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है बच्चों, नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब आपके बिजनेस का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी या फिर कम होगी। जैसे अगर आपका बिजनेस कैसा है, पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Firms engaged in manufacturing essential products of daily consumption would need relatively less working capital as there would be constant and sufficient cash inflow in the firm to take care of liabilities. Likewise, public utility concerns have to maintain small working capital because of continuous flow of cash from their customers. सुनिएगा बच्चों, अभी यहाँ पे लिखा हुआ क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हो जो डेली कंजम्पशन की चीज़ है, जैसे कि एग्जांपल के लिए टूथपेस्ट ले लेते हैं। जो आपका टूथपेस्ट होता है वो हम लोग डेली यूज़ करते हैं ना। कभी ऐसा होता है क्या कि हम ब्रश ना करें, ऐसा तो कभी नहीं होता, रोज़ हमको उसका यूज़ करना है। उसी प्रकार से अगर मैं सोप ले लूँ, साबुन, ठीक है, तो इसका भी यूज़ हम लोग डेली करते हैं। मतलब ये क्या है, डेली कंजम्पशन की चीज़ें हैं। तो अगर आपका बिजनेस कुछ इस तरीके का है, इस तरीके की चीज़ें अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो यहाँ पे आपको जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ना वो कम होगी। क्यों? क्योंकि जो आपका सामान है वो रेगुलर बेसिस पे बिकता रहेगा। अब अगर वो रेगुलर बेसिस पे बिकेगा तो फिर जो आपका पैसा है, मतलब फ्लो ऑफ इनकम यहाँ पे क्या होता है, रेगुलरली होते रहता है ना, समझे कि नहीं। मतलब आपने बनाया, वो बिकेगा, फिर आपके पास पैसा आएगा, यानी आपके पास इस सारे केसेस में पैसा आते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न क्या होता है, तो देखो यहाँ पे दिया है कि दीज कंसर्न प्रोवाइड सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये भी क्या है, डेली कंजम्पशन की ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर आपका इनसे रिलेटेड कोई बिजनेस है तो भी आपको यहाँ पे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। लेकिन इसके अपोजिट अगर आपका बिजनेस लग्जरियस प्रोडक्ट का है, जैसे कि कार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप कार बेचते हो, कार की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो वो रोज़ रोज़ तो बिकेगा नहीं, है ना। आपने बनाया तो वो मतलब 6 महीने या फिर साल में ही कोई कार खरीदता है, रोज़ रोज़ थोड़े ना कोई कार खरीदता है। एक बार खरीद लिया बस हो गया, ठीक है। तो आपका ये जो बिजनेस है वो रेगुलर बेसिस का नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो भले ही आपका सामान बिके या ना बिके, लेकिन आपको जो प्रोसेस है, जो आपकी एक्टिविटीज़ है, वो तो आपको डेली परफॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर आपको एक्टिविटीज़ को डेली परफॉर्म करना है तो यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट भी करके रखना पड़ेगा, समझे ना। तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है कौन से केस में, लग्जरियस प्रोडक्ट्स में, यानी कोई महंगी महंगी चीज़ें हैं, जैसे सोना चांदी भी हम लोग ले लेते हैं, कार वगैरह, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कैपिटल चाहिए। लेकिन इसके अपोजिट अगर आप कोई डेली कंजम्पशन की चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हो तो वहाँ पे आपको कम रिक्वायरमेंट होती है, किसकी, वर्किंग कैपिटल की, ठीक है। समझा ना, ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से, इजी है ना। तो ये है जी नेचर ऑफ बिजनेस। फर्स्ट पॉइंट याद रखना, फिक्स्ड कैपिटल में भी ये था, ठीक है, तो दोनों में है। आगे चलते हैं, साइज ऑफ बिजनेस। आई थिंक साइज ऑफ बिजनेस उसमें भी था, है ना। तो कुछ कुछ पॉइंट्स तो सिमिलर ही हैं। चलो अभी साइज ऑफ बिजनेस देख लेते हैं। तो द साइज ऑफ बिजनेस ऑल्सो अफेक्ट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अ फर्म विथ लार्ज स्केल ऑपरेशन विल रिक्वायर मोर कैपिटल। वेरी सिंपल, मतलब आपके बिजनेस के साइज पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है। अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल पे काम कर रहा है तो फिर आपको ज़्यादा कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो स्मॉल स्केल पे है तो फिर कम वर्किंग कैपिटल यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। वेरी सिंपल, कितना आसान है। चलिए आगे चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ सेल्स। अब ये क्या है, सुनो तो सही। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल। द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल आर डायरेक्टली related with each other. If volume of sales increase, there is an increase in the amount of working capital and vice versa. देखो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, इसमें क्या दिया है कि द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी वॉल्यूम मतलब क्या, जो आपका सेल्स है वो कभी बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। तो वो मतलब जो सेल्स है उसके वॉल्यूम के ऊपर जो आपका वर्किंग कैपिटल का साइज है ना वो डिपेंड होता है, ठीक है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। अगर वॉल्यूम ऑफ जो सेल्स है वो इंक्रीज होता है तो फिर जो आपका अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। डायरेक्टली रिलेशन, ये बढ़ाना डायरेक्ट वेरिएशन आपने सीखा होगा जब छोटे थे, 7th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में,
8th स्टैंडर्ड में आई थिंक आपने सीखा था, या फिर 9th में मैथमेटिक्स में सीखा था, डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, तो डायरेक्ट में क्या होता है, एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा तो फिर जो आपका वर्किंग कैपिटल का अमाउंट है वो भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर वॉल्यूम ऑफ सेल्स कम हुआ तो फिर वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। ठीक है, मतलब एक बढ़ा तो दूसरा ही बढ़ेगा, दूसरा कम हुआ तो नहीं, पहला कम हुआ तो दूसरा भी कम होगा। ठीक है, ऐसे। तो ये है जी आपका वॉल्यूम ऑफ सेल्स। चलिए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे टॉपिक क्या है बच्चों, प्रोडक्शन साइकिल। अब ये क्या होता है, सुनो तो सही। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल किसको कहा जाता है, तो रॉ मटेरियल से हम लोग जब भी फिनिश गुड्स बनाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रोडक्शन साइकिल। ठीक है, रॉ मटेरियल लिया, उससे हमने गुड्स बनाया, जो गुड्स बन करके तैयार हुआ उसी को हम लोग फिनिश गुड्स कहते हैं, यानी फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इफ द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्गर देन firm needs more amount of working capital. If manufacturing cycle is it's short, it requires less working capital. यानी जो आपका प्रोडक्शन साइकिल है अगर वो ज़्यादा टाइम का है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपके गुड्स को प्रोड्यूस होने में, ठीक है, तो फिर आपको वहाँ पे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। लेकिन अगर वो कम समय में ही प्रोडक्शन हो जाता है तो फिर आपको कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है जो आपके वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, आगे देखेंगे बिजनेस साइकिल। अब ये क्या है, सुनो। व्हेन देयर इज अ बूम इन द इकोनॉमी, बूम मतलब क्या, मतलब आपका जो सेल्स है ना वो बहुत ज़्यादा एकदम इकोनॉमी में क्या है, एकदम तेजी आ गई है। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होगा, जब बूम होता है इकोनॉमी में, सेल्स विल इंक्रीज, यानी जो आपका सेल्स है वो बढ़ेगा। ठीक है, दिस विल लीड टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, दिस रिक्वायर एडिशनल वर्किंग कैपिटल। मतलब क्या, अगर आपका ज़्यादा सेल्स होगा तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके स्टॉक्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, उसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब अगर आप उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो आपको वर्किंग कैपिटल की भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। यानी जब इकोनॉमी में बूम रहेगा, मतलब वो एकदम तेजी रहेगी, ठीक है, तो आपका सेल्स बढ़ेगा तो आपको वर्किंग कैपिटल यहाँ पे ज़्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर रिसेशन का टाइमिंग है, रिसेशन मतलब क्या, एकदम लो हो गया है, आपका जो सेल्स है वो क्या हो गया है, डाउन हो गया है, डिक्लाइन वाला सिचुएशन आ गया है, तो फिर इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल यहाँ पे आपको कम लगेगा। समझे, तो एक बार इस पॉइंट को थोड़ा पढ़ लीजिए, आपको समझेगा। When there is boom in the economy, sales will increase. This will lead to increase in investment in stocks. This require additional working capital. और during recession मतलब recession के टाइम पे sales will decline and hence the need of working capital will also decline. ठीक है, चलिए समझा ना आपको। बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल मतलब क्या, बिजनेस का भी साइकिल होता है। एक बार बिजनेस धीरे धीरे आगे जाता है, ठीक है, धीरे धीरे वो आगे जाता है, फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, रिसेशन की तरफ बढ़ता है। मतलब एक बार तेजी से बढ़ेगा, फिर एक बार वो नीचे आता है। ठीक है, हर एक बिजनेस में होता है। कोई भी नया ट्रेंड आएगा ना, खूब चलेगा, वाह वाह, खूब आगे, लेकिन फिर कुछ समय के बाद क्या होता है, वो नीचे आ जाता है। तो यही है जी आपका बिजनेस साइकिल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल। अब देखो बच्चों ये क्या है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस कहाँ से आ गई, सुनो तो सही, आपको बताती हूँ। जैसे कि इफ द फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी फॉर परचेज बट एडॉप्ट्स लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉर इट्स सेल्स देन इट रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि जब आप गुड्स खरीदते हो मतलब जब आप रॉ मटेरियल्स वगैरह परचेज करते हो तो आपको वो क्रेडिट पे नहीं मिलता, बल्कि आपको वो क्या करना पड़ता है, कैश देना पड़ता है। लेकिन जब आप अपने गुड्स को बेचते हो, सुनो मैं आपको क्या बता रही हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जब आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल्स खरीदते हो तो वहाँ पे आपको कैश देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, कैश। वो आपको उधारी नहीं देने वाले, ठीक है, सामने वाले आप पे भरोसा नहीं करते, वो आपको उधारी, मतलब उनकी पॉलिसी में नहीं है उधारी देना, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको कैश से पेमेंट करना होता है। लेकिन आप बड़े अच्छे क्या हो, बहुत ही अच्छे सेलर हो, ठीक है, आप क्या करते हो, अपने कस्टमर्स को उधारी पे सामान बेच देते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, जब भी खरीदा तो आपने कैश पे किया, लेकिन जब आप अपने फिनिश गुड्स को बेच रहे हो तो वहाँ पे आपने क्या किया, जो कस्टमर लोग हैं उनको उधारी पे दे दिया। तो अगर आपका ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस है, ऐसी अगर पॉलिसी है, तो फिर इस टाइम पे आपको वर्किंग कैपिटल की नीड तो ज़्यादा होगी ना। क्यों, क्योंकि आप जब पेमेंट कर रहे हो तो कैश पेमेंट कर रहे हो, लेकिन जब सामान बेच रहे हो तो उधारी, ठीक है, यानी तुरंत आपके पास पैसा नहीं है, पैसा आएगा बाद में, ठीक है।
तो बाद में पैसा आएगा तो आप पैसे का इंतजार करते बैठोगे या फिर अपनी डेली एक्टिविटीज को चालू रखोगे? क्या करोगे? अपनी डेली एक्टिविटीज को आप लोग चालू रखोगे, उस पैसे का इंतजार नहीं करोगे। ठीक है, मतलब आप उतना मैनेजमेंट करके रखोगे कि अगर वो पैसा बाद में आया तो भी मैं अपने को, मतलब मेरी जो एक्टिविटीज है डेली उनको मैनेज कर सकता हूँ। समझे? तो अगर इस तरीके से आपने टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए हुए हैं तब यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि तुरंत आपके पास पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, और फिर इसी का वाइस वर्सा है कि अगर क्रेडिट टर्म्स ऑफ परचेज आर फेवरेबल, मतलब आपको उधारी में सामान मिलता है और जो आप क्या करते हो, बेचते हो सामान को, वो कैश में बेचते हो। इसका ये उल्टा है, समझ लो। ये इसका पहला था, मतलब पहला पहलू, ये दूसरा इसके अपोजिट। अगर आपको क्रेडिट में मिलता है और आप अपने कस्टमर्स को कैश में बेचते हो तो फिर यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगा, क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है ना रेगुलर बेसिस पे। समझे? तो वही यहाँ पे दिया है कि ऑन द अदर हैंड इफ क्रेडिट टर्म्स ऑफ परचेज आर फेवरेबल एंड टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स आर लेस लिबरल। ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा लिबरल नहीं हो, यानी आप क्रेडिट देते हो पर ज़्यादा नहीं देते, कैश में ही सारी चीज़ें आप देते हो, देन रिक्वायरमेंट ऑफ कैश विल बी लेस। तो फिर यहाँ पे कैश की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी, दस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी रिड्यूस। समझे? तो ये था आपका 6th पॉइंट। अभी हम लोग 7th पॉइंट की बात करेंगे। तो 7th पॉइंट में क्या दिया है बच्चों? क्रेडिट कंट्रोल। अब ये क्या होता है, जैसे कि आप ना क्रेडिट के मामले में क्या हो, बहुत ज़्यादा लिबरल हो, यानी कोई भी अगर आपसे उधारी मांगता है आप दे देते हो, उधार पे अपना सामान क्या करते हो, क्रेडिट पे मतलब बेच देते हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। कैसे हो सकता है कि जिसने आपका सामान परचेज किया है वो आपको बाद में पैसे ना दे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो लोग क्या हो जाते हैं, पूरा के पूरा इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब उसके पास खुद के पास पैसा नहीं तो वो आपको कैसे देगा, है ना? तो क्या हो सकता है, अगर आप बहुत ज़्यादा लिबरल हो इस मामले में तब तो आपको मतलब लॉस हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि बैड डेट्स हो जाए, यानी वो पैसा दे ही ना पाए। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा लिबरल हो तो फिर ऐसी कंडीशन का मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन इसके उलट मतलब इसके अपोजिट, अगर आप मतलब अपना क्रेडिट कंट्रोल करके रखते हो, यानी कि जो भी आपसे उधारी पे मांगता है, या तो आप उधारी देते नहीं, ठीक है, ज़्यादा उधारी नहीं देते, या फिर कभी उधारी देते भी हो तो वहाँ पे आप क्या करते हो, कलेक्शन अच्छे से करते हो, यानी आपकी जो कलेक्शन पॉलिसी है ना वो अच्छी है। जैसे कि आप उसको, जैसे कि आप सामान दे रहे हो तो आप उसको पूछोगे कि वो किस दिन आपका जो पेमेंट है वो करेगा। ठीक है, जिस दिन उसने बोला है उस दिन आपको फ़ोन लगाना पड़ेगा या फिर किसी को भेजना पड़ेगा पेमेंट लेने के लिए। समझ में आया? तो अगर आपकी क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी अच्छी है तब तो ठीक है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लिबरल हो, ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हो सकता है, आपको लॉस हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका क्रेडिट कंट्रोल। समझे? चलो अभी आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्म विल इंक्रीज विद ग्रोथ ऑफ अ फर्म। अ ग्रोइंग कंपनी नीड्स फंड्स कंटिन्यूअसली टू सपोर्ट लार्ज स्केल ऑपरेशंस। वही है बच्चों, देखो अगर आपको ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अपने बिजनेस का, तो फिर वहाँ पे आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, है ना? कैपिटल तो चाहिए होगा ना, अगर आप एक्सपांड करना चाहते हो अपने बिजनेस को तो फिर कैपिटल लेकर के आओ। ठीक है, तो वही दिया है यहाँ पे। फिर अगला यहाँ पे है मैनेजमेंट एबिलिटी। अब ये क्या है, द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस्ड इफ देयर इज प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ये क्या है बच्चों, सुनो सुनो ध्यान से, देखो अगर जो आपका मैनेजमेंट एबिलिटी है ना वो बहुत अच्छा है, यानी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में बहुत ही अच्छा क्या है, कोऑर्डिनेशन है, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट उनके बीच में सब कुछ अच्छे से चल रहा है, ठीक है, सब कुछ एकदम अच्छा है, तो वहाँ पे जो आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो कम हो सकता है। समझे? क्योंकि सब लोग अच्छे से मैनेज कर रहे हैं ना, हर चीज़ अच्छे से की जा रही है, तो वहाँ पे ये वर्किंग कैपिटल क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, समझे ना? यानी मैनेजमेंट एबिलिटी अगर अच्छी है, सब कुछ अच्छे से मैनेज किया जा रहा है, तो फिर यहाँ पे आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो वही है मैनेजमेंट एबिलिटी में, है ना? तो अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो मैनेजर मतलब आपके बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी लास्ट देख लेते हैं बच्चों, क्या है एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आएगा, तो सुनो आपको बताती हूँ। इफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स प्रोवाइड्स फंड्स टू द फर्म एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस। इसका मतलब क्या है, सुनो, जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स है, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी क्या,
जैसे कि जो बैंक है ना, उसने आपको क्या बोला है कि जब भी तुमको कैपिटल चाहिए होगा, जब भी तुमको पैसा चाहिए होगा तो तुम आकर के मेरे पास से ले सकते हो। यानी उन्होंने क्या बोला कि जब भी आप मांगोगे, जितना मांगोगे हम आपको दे देंगे। तो अगर बैंक ने ऐसा बोला है तब तो आप एकदम बिंदास रहोगे, आपको यहाँ पे ज़्यादा कैपिटल अरेंज करके ज़्यादा कैपिटल अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम बैंक से जा करके ले लेंगे। लेकिन वहीं अगर ऐसा है कि बैंक की स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि मतलब मैं आपको बार बार पैसा नहीं दूंगा, एक ही बार जो लेना है आप ले लो, ठीक है, और बार बार मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको वर्किंग कैपिटल यहाँ पे ज़्यादा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, है ना, समझे कि नहीं। तो वर्किंग कैपिटल कब ज़्यादा आपको रखना पड़ेगा, जब सामने वाले ने बोला कि हम बार बार आपको उधारी नहीं देंगे। उधारी नहीं देंगे मतलब जब मांगोगे तब हम पैसा नहीं देंगे, एक ही बार हम दे देंगे और इतना ही देंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपको कैपिटल ज़्यादा रखना पड़ेगा। लेकिन अगर उन्होंने बोला कि आप जब चाहो तब आकर के ले सकते हो, तो इस टाइम पे हमारा टेंशन कम हो जाएगा ना, क्योंकि हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, हम तुरंत जाएंगे बैंक के पास और वहाँ से लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 के 10 पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया ही होगा, ठीक है। चलो एक बार पॉइंट्स को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, ओके। तो पहला नेचर ऑफ बिजनेस, दूसरा साइज ऑफ बिजनेस, तीसरा वॉल्यूम ऑफ सेल्स, प्रोडक्शन साइकिल, बिजनेस साइकिल, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स, क्रेडिट कंट्रोल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, फिर मैनेजमेंट एबिलिटी और लास्ट में क्या है बच्चों, एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो याद रहेगा ना आपको। तो यहाँ पे आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब उसके बाद ना इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो बहुत अच्छे तरीके से पेज नंबर, ये देखो इस पेज पे दिया गया है, पेज नंबर 9 पे। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। और हमें क्या सीखना है बच्चों, ये कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में देखना है ना, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक मैंने आपको जितना भी सिखाया है प्लीज़ आप उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, सारे पॉइंट्स को याद कीजिए, ओके, और हर एक पॉइंट्स को अच्छे से समझो। अभी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहना और कुछ भी डाउट रहे तो ज़रूर आप मेरे से पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। चलिए बच्चों चलते हैं, गुड बाय एवरीवन।